जब दुनिया में न कोई क्रेन थी, न कोई हाइड्रोलिक मशीन, न लोहे के औजार और न ही पहिए का आविष्कार हुआ था। उस आदिम युग में इंसानों ने एक ऐसी इमारत खड़ी कर दी जो आज 21वीं सदी के बेहतरीन इंजीनियरों के लिए भी एक असंभव पहेली बनी हुई है। 23 लाख पत्थरों के विशाल टुकड़े, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन यानी 15 हाथियों के बराबर है। इन्हें 480 फीट की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया? गीजा का यह महान पिरामिड इतना सटीक कैसे है कि इसके चारों कोने कंपास की चारों दिशाओं से मिलीमीटर की सटीकता के साथ मेल खाते हैं। सालों से हमें बताया गया कि शायद इन्हें एलियंस ने बनाया था या शायद किसी खोई हुई सभ्यता ने, लेकिन सच इन सब से कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। सच ये है कि इसे इंसानों के पसीने, खून, बेजोड़ गणित, खगोल विज्ञान और एक अचूक इंजीनियरिंग ने बनाया है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करेंगे, हम समय में पीछे जाएंगे। हम उस प्लानिंग रूम में चलेंगे जहां इसका नक्शा बना, हम उन खदानों में जाएंगे जहां से पत्थर काटे गए और हम जानेंगे उस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप। आज आप जानेंगे पिरामिड कैसे बने, इसका 100% वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सच। कहानी शुरू होती है 2560 ईसा पूर्व में। मिस्र के सिंहासन पर एक नया फेरो बैठा था जिसका नाम था खुफू। प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि उनके राजा कोई आम इंसान नहीं बल्कि धरती पर भगवान का रूप है। मृत्यु उनके लिए अंत नहीं थी बल्कि एक नए सफर की शुरुआत थी। आफ्टर लाइफ। राजा खुफू को मृत्यु के बाद तारों के बीच देवताओं के साथ बैठना था। इसके लिए उसे चाहिए थी एक ऐसी सीढ़ी, एक ऐसा मकबरा जो दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। यह काम सौंपा गया खुफू के चचेरे भाई और मिस्र के सबसे महान वास्तुकार हेमियोनू को। हेमियोनू कोई साधारण इंसान नहीं था, वह एक गणितज्ञ, खगोलशास्त्री और मास्टर आर्किटेक्ट था। उसने राजा के सामने एक ऐसा ब्लूप्रिंट रखा जो उस समय के हिसाब से पागलपन था। 480 फीट ऊंची एक इमारत। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी जगह का चुनाव। इतनी भारी इमारत किसी भी आम मिट्टी पर नहीं टिक सकती थी। इसके लिए एक ठोस चट्टान की जरूरत थी। हेमियोनू ने गीजा के पठार को चुना। यह जगह नील नदी के पश्चिमी तट पर थी। मिस्र की मान्यताओं के अनुसार पश्चिम दिशा मृत्यु और परलोक से जुड़ी थी, क्योंकि सूरज भी पश्चिम में ही डूबता है। लेकिन यहां से शुरू होती है पहली इंजीनियरिंग चुनौती, द परफेक्ट लेवलिंग। आज हमारे पास लेजर लेवलर हैं, लेकिन 4500 साल पहले उन्होंने 13 एकड़ जमीन को इस तरह समतल किया कि उसके एक कोने से दूसरे कोने के बीच ऊंचाई में मात्र 1 इंच का भी अंतर नहीं था। यह कैसे हुआ? वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने वाटर लेवलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने पूरी जमीन पर एक ग्रिड के आकार में नालियां खोदी और उनमें पानी भर दिया। पानी हमेशा एक समान स्तर पर रहता है। जहां पानी कम था वहां उन्होंने चट्टान को और काटा और जहां पानी ज्यादा था उसे पत्थरों से भर दिया। और इस तरह बिना किसी आधुनिक मशीन के दुनिया का सबसे परफेक्ट और समतल बेस तैयार हो गया। बेस तो बन गया, लेकिन हेमियोनू को पिरामिड सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक खगोलीय यंत्र बनाना था। आज भी लोग हैरान हैं कि पिरामिड के 4 कोने भौगोलिक उत्तर, दक्षिण पूर्व और पश्चिम की तरफ एकदम सटीक कैसे हैं। उस समय तो चुंबकीय कंपास बना ही नहीं था। इसका रहस्य छुपा था रात के आसमान में। मिस्र के लोग तारों के बहुत बड़े झाता थे। उन्होंने ट्रू नॉर्थ का पता लगाने के लिए सर्कमपोलर स्टार्स का इस्तेमाल किया, विशेषकर थुबन तारे का, जो उस समय उत्तरी ध्रुव तारा हुआ करता था। उन्होंने एक दीवार बनाई और एक ही तारे के उगने और छिपने के बिंदुओं को मार्क किया। उन दोनों बिंदुओं के बीच का आधा हिस्सा एकदम सटीक उत्तर दिशा था। इसी उत्तर दिशा को आधार मानकर पिरामिड का पूरा खाका खींचा गया। यह सटीकता इतनी बेहतरीन है कि आधुनिक इमारतों में भी ऐसा अलाइनमेंट मिलना मुश्किल है। अब नक्शा जमीन पर उतर चुका था, लेकिन अब बारी थी सबसे खौफनाक काम की, पत्थरों को काटना। पिरामिड का 80% हिस्सा चूना पत्थर से बना है, जो गीजा के आसपास ही मौजूद था। लेकिन पिरामिड के अंदर राजा के कक्ष के लिए उन्हें चाहिए था दुनिया का सबसे कठोर पत्थर, ग्रेनाइट।
यह ग्रेनाइट गीजा से 800 किलोमीटर दूर असवान में मिलता था। अब सवाल यह है, बिना लोहे या स्टील के उन्होंने इतने कठोर ग्रेनाइट को कैसे काटा? मिस्र वासियों के पास सिर्फ तांबे के औजार थे, लेकिन तांबा बहुत मुलायम होता है, वह ग्रेनाइट को नहीं काट सकता। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रकृति का ही इस्तेमाल प्रकृति को काटने के लिए किया। उन्होंने इस्तेमाल किया डोलेराइट के पत्थरों का। डोलेराइट ग्रेनाइट से भी ज्यादा कठोर होता है। मजदूर इस गोल डोलेराइट पत्थर से ग्रेनाइट की चट्टानों पर लगातार प्रहार करते थे, दिन भर, हफ्तों तक, महीनों तक। यह एक खून और पसीने से भरा काम था। एक और शानदार तकनीक का इस्तेमाल किया गया। वे चट्टान में तांबे की छेनी से छोटे छोटे छेद करते थे। उन छेदों में सूखी लकड़ी के टुकड़े फंसा दिए जाते थे। फिर उस लकड़ी पर पानी डाला जाता था। जैसे ही लकड़ी पानी सोख कर फूलती थी, उसका दबाव इतना प्रचंड होता था कि लाखों टन की कठोर ग्रेनाइट चट्टान अपने आप बीच से दरक जाती थी। बिना किसी बारूद या डायनामाइट के महज लकड़ी और पानी से उन्होंने पहाड़ों को चीर दिया। पत्थर कट चुके थे, लेकिन 800 किलोमीटर दूर से 80 टन के इन दैत्याकार पत्थरों को गीजा तक लाना कैसे संभव हुआ? पहिए का इस्तेमाल उस समय तक भारी चीजें ढोने के लिए नहीं होता था। यहीं पर इतिहास का एक और पन्ना खुलता है। दी डायरी ऑफ मेरर। साल 2013 में पुरातत्वविदों को लाल सागर के पास एक डायरी मिली। यह मेरर नाम के एक फोरमैन की लॉगबुक थी, जिसने पिरामिड निर्माण में काम किया था। इस डायरी ने दुनिया के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठा दिया। मेरर ने अपनी डायरी में लिखा है कि कैसे वे नील नदी के पानी का इंतजार करते थे। मिस्रवासी कोई मूर्ख नहीं थे जो साल भर भारी पत्थरों को जमीन पर खींचते। वे साल के उस मौसम का इंतजार करते थे जिसे अखेत कहा जाता था, यानी नील नदी में बाढ़ का मौसम। बाढ़ का पानी सीधे पिरामिड के निर्माण स्थल तक आ जाता था। उन्होंने इन पत्थरों को लकड़ी की विशाल नावों पर लादा और पानी की ताकत का इस्तेमाल करके 800 किलोमीटर की दूरी तय की। लेकिन नाव से उतरने के बाद पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट तक कैसे खींचा गया? रेत पर 2 टन का पत्थर खींचना लगभग नामुमकिन है। घर्षण के कारण स्लेज रेत में धंस जाता है। इसका जवाब हमें एक प्राचीन मिस्र की पेंटिंग में मिला। इस पेंटिंग में एक आदमी पत्थर के आगे जमीन पर पानी डालता हुआ दिख रहा है। सालों तक लोगों ने सोचा कि यह कोई धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन 2014 में एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी के भौतिक विज्ञानियों ने एक प्रयोग किया। उन्होंने पाया कि अगर रेत पर सही मात्रा में पानी डाला जाए तो रेत के कण आपस में चिपक जाते हैं। इससे घर्षण 50% तक कम हो जाता है और भारी से भारी पत्थर गीली रेत पर आसानी से फिसलने लगता है। यानी जो काम आज हम लुब्रिकेंट से करते हैं, मिस्र वासियों ने वह काम सिर्फ पानी और रेत के विज्ञान को समझकर कर लिया था। पत्थर साइट पर आ गए, बेस भी बन गया। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। इन पत्थरों को 480 फीट की ऊंचाई तक कैसे उठाया गया? कोई क्रेन नहीं थी, पुली का आविष्कार नहीं हुआ था। जवाब है रैंप्स यानी ढलान। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। सालों से कई थ्योरीज दी गई हैं। पहली थ्योरी थी सीधा रैंप, लेकिन 480 फीट तक पत्थर चढ़ाने के लिए ढलान को 7 से 8 डिग्री से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। इसका मतलब है कि वह रैंप 1.5 किलोमीटर लंबा होना चाहिए था। उस रैंप को बनाने में पिरामिड से ज्यादा पत्थर लग जाते, तो यह थ्योरी गलत साबित हुई। दूसरी थ्योरी थी स्पाइरल या जिग-जैग रैंप, जो पिरामिड के बाहर बाहर घूमता है। लेकिन इसमें समस्या यह थी कि पिरामिड के कोनों पर इतने भारी पत्थर को मोड़ना नामुमकिन था। साथ ही अगर रैंप बाहर होगा तो बिल्डर्स को पिरामिड के अलाइनमेंट का पता कैसे चलेगा? यहाँ एंट्री होती है एक क्रांतिकारी थ्योरी की, जिसे फ्रेंच आर्किटेक्ट जीन पियरे हुडिन ने दिया, द इंटरनल रैंप थ्योरी। हुडिन का मानना है कि पिरामिड का निचला 1/3 हिस्सा बाहरी रैंप से बनाया गया, लेकिन उसके बाद मिस्र वासियों ने पिरामिड के अंदर ही एक घुमावदार सुरंग बना दी। उन्होंने पत्थरों को पिरामिड के अंदर की दीवारों के सहारे ऊपर खींचा। कोनों को खुला रखा गया, जहां लकड़ी के क्रेन का इस्तेमाल करके पत्थरों को घुमाया जाता था। और सबसे बड़ी बात, कुछ साल पहले माइक्रोग्रेविटी स्कैनिंग में पिरामिड के अंदर ऐसी ही घुमावदार खाली जगहों के संकेत मिले हैं।
यह इंसान के दिमाग की चरम सीमा थी। पिरामिड सिर्फ बाहर से विशाल नहीं है, असली जादू तो इसके अंदर है। जब आप इसके संकरे रास्तों से होते हुए गुजरते हैं तो आप पहुंचते हैं वास्तुकला के एक चमत्कार तक, द ग्रैंड गैलरी। यह 28 फीट ऊंची और 153 फीट लंबी एक गैलरी है। इसकी छत को इस तरह से बनाया गया है कि पत्थरों का पूरा वजन दीवारों पर बंट जाए ताकि गैलरी कभी न गिरे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य छुपा है इसके बिल्कुल बीचों बीच राजा का कक्ष। यह कमरा पूरी तरह से असमान के लाल ग्रेनाइट से बना है। यहाँ के पत्थर एक दूसरे से इतनी परफेक्शन के साथ जुड़े हैं कि आज भी दो पत्थरों के बीच एक ब्लेड या बाल तक नहीं घुसाया जा सकता। लेकिन यहाँ एक भयंकर इंजीनियरिंग समस्या थी। किंग्स चैम्बर के ऊपर लाखों टन पत्थर रखा जाना था। अगर कोई साधारण छत होती तो इतने भारी दबाव से छत टूट जाती और राजा का कक्ष तबाह हो जाता। हेमियोनु ने इसका क्या उपाय निकाला? उसने किंग्स चैम्बर के ऊपर एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग छतें बनाई। इन्हें रिलीविंग चेम्बर्स कहा जाता है। इनके बीच में खाली जगह छोड़ी गई और सबसे ऊपर एक तिकोनी छत बनाई गई। इससे ऊपर के लाखों टन पत्थरों का सारा वजन सीधा नीचे न आकर साइड की दीवारों की तरफ बंट गया। यह आज के मॉडर्न आर्किटेक्चर का लोड बियरिंग सिद्धांत है, जिसे उन्होंने 4500 साल पहले ही सिद्ध कर दिया था। लगभग 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद पिरामिड का ढांचा तैयार था, लेकिन वह आज जैसा खुरदरा और सीढ़ीदार नहीं दिखता था। पिरामिड को उसका असली स्वरूप देने के लिए उसे ढका गया था तुरा लाइमस्टोन के आवरण पत्थरों से। ये पत्थर इतने सफेद और चिकने थे कि जब मिस्र की चिलचिलाती धूप इन पर पड़ती थी तो यह एक विशाल दर्पण की तरह चमकता था। कहा जाता है कि इसकी चमक अंतरिक्ष और मीलों दूर पहाड़ों से भी देखी जा सकती थी। इसे देखकर ऐसा लगता था मानो यह जमीन से नहीं बल्कि आसमान से उतरा हुआ कोई सितारा हो, और सबसे ऊपर पिरामिड के शिखर पर रखा गया पिरामिडियन। ये संभवतः इलेक्ट्रम से बना था। सुबह की पहली किरण सबसे पहले इसी कैपस्टोन पर पड़ती थी, जो राजा खुफू की आत्मा को सूर्य देवता रा से जोड़ती थी। एक झूठ जो हमें सदियों से बताया गया। हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया कि पिरामिड को गुलामों ने कोड़ों की मार खाकर बनाया था। ये पूरी तरह से झूठ है। महान पुरातत्वविद मार्क लेनर और जाही हवास की खुदाई में पिरामिड के पास ही एक पूरा शहर मिला है, द लॉस्ट सिटी ऑफ द पिरामिड बिल्डर्स। यहां से जो सबूत मिले उन्होंने इतिहास की किताबें बदल दी। पिरामिड बनाने वाले गुलाम नहीं थे, वे उच्च कोटि के कारीगर, इंजीनियर और मिस्र के आम नागरिक थे। जब नील नदी में बाढ़ आती थी और खेतों में कोई काम नहीं होता था, तब मिस्र के किसान अपने राजा और भगवान के लिए काम करने यहाँ आते थे। ये उनके लिए कोई सजा नहीं बल्कि गर्व और भक्ति का काम था। उन्हें बेहतरीन खाना दिया जाता था। खुदाई में हजारों जानवरों की हड्डियां मिली हैं। मजदूरों को रोजाना गाय और भेड़ का ताजा मांस, बेक की गई ब्रेड और खास तौर पर बनाई गई बियर दी जाती थी। हड्डियों के अध्ययन से पता चला है कि अगर काम के दौरान किसी मजदूर का हाथ या पैर टूट जाता था तो उस जमाने के सबसे बेहतरीन सर्जन उनका इलाज करते थे और हड्डियां जोड़ते थे। अगर कोई मजदूर पिरामिड बनाते हुए अपनी जान गंवा देता था तो उसे पिरामिड के साए में पूरे सम्मान के साथ दफनाया जाता था। क्या किसी गुलाम को इतना सम्मान मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। ये कोई क्रूर प्रोजेक्ट नहीं था। ये पूरे मिस्र के लोगों का एक नेशनल प्रोजेक्ट था जिसने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया था। 20 साल, 20 से 30 हजार मजदूर, 23 लाख पत्थर और एक ऐसी इमारत जो अगले 3800 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना बनी रही। आज पिरामिड के ऊपर के वो सफेद चमकदार पत्थर समय, भूकंप और लुटेरों ने छीन लिए हैं। आज वो सिर्फ पत्थरों का एक खुरदरा पहाड़ दिखता है। राजा खुफू की ममी और उसका खजाना भी सदियों पहले लूटा जा चुका है। लेकिन राजा खुफू शायद अमर हो गया, क्योंकि उसका बनाया ये अजूबा आज भी सीना ताने खड़ा है। गीजा का महान पिरामिड किसी एलियन की देन नहीं है। ये इंसानी जज्बे, हमारी असीमित क्षमताओं और इंसान के कुछ ऐसा कर गुजरने की चाह का प्रतीक है जो मृत्यु को भी मात दे सके।
ये पत्थर की इमारत हमसे आज भी चीख चीख कर कहती है कि जब इंसान एक साथ मिलकर ठान ले तो वो पहाड़ों को भी तराश कर आसमान तक सीढ़ी बना सकता है।